सेमेस्टर 2 का आज 5th क्लास में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर 2 का 5th क्लास रिलेटिंग टू ओवरहेड है। अभी तक हम लोगों ने ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम लोगों ने सीखा है, देखा है, आप बोल सकते हैं बेसिकली दे आर प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड दे आर बेसिकली लेबर ओरिएंटेड। तो उस प्रकार का जो ओवरहेड निकालने का तरीका है वो अगर हम स्पेशलाइज मान के कुछ चलते हैं तब मुझे दूसरा कुछ तरीका सीखना पड़ेगा। स्पेशलाइज आप क्यों बोल रहे हैं सर? अभी तक हम लोगों ने जो क्लास किए हैं हम लोग देखे हैं देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट और मोर देन 2 सर्विस डिपार्टमेंट। वहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, रेसिप्रोकल मेथड्स में और स्टेप लैडर मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब हम लोगों ने स्टेप वाइज सीखा है। आज मैं जिस सिस्टम के बारे में बात करूंगा उस इंडस्ट्री में लेबर और प्रोडक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस ओवरहेड रिकवरी का टेक्निक में मशीन, मतलब वो कैपिटल इंटेंसिव है रादर देन लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव के लिए हम लोगों को मशीन आवर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मशीन आवर रेट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग आप देखेंगे कैसे मशीन आवर रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं शायद क्या कोई अलग तरीके का ट्रीटमेंट है? कुछ नहीं है, जो पहले जो था वही अब भी है। पहले लेबर इंटेंसिव था तो लेबर आवर रेट और रिकवरी रेट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस करते थे। ये स्पेशलाइज क्यों है? यहाँ पर हम लोग सिर्फ कोई पर्टिकुलर मशीन का हम लोग रिकवरी रेट निकालेंगे। मतलब याद रखिए वहां पर मैंने जो किया था वहां पर कॉस्ट सेंटर हुआ करता था प्रोडक्शन सेंटर, मतलब P1, P2, P3 इज द कॉस्ट सेंटर। क्यों कॉस्ट सेंटर? बिकॉज वहां पर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड होता है, मतलब कॉस्ट एक्यूमुलेशन करने का तरीका मेरा प्रोडक्शन सेंटर वाइज था। बट नाउ व्हाट वी विल डीलिंग विद द कॉस्ट सेंटर बेसिकली नॉट द प्रोडक्शन बेस, नाउ इट इज बेस्ड ऑन द मशीन सेंट्रिक। तो कॉस्ट सेंटर का नाम पहले क्या था? कॉस्ट सेंटर। क्या है? वेयर वी कैन accumulate the cost। मैं आप लोगों को मैंने सिखाया है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, मतलब P1, P2, P3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, आप करेंगे मशीन कॉस्ट सेंटर। मतलब कहां पर हम लोग कॉस्ट को सेंटर करेंगे, वी विल एक्यूमुलेट। कहां पर हम लोग माने काके बेस को एक बोलता है, इसको बेस करके हम लोग करेंगे, मशीन को बेस करके किसको एक्यूमुलेट करेंगे? कॉस्ट सेंटर मतलब कॉस्ट एक्यूमुलेशन। किसको बेसिस करके? मशीन। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एक्यूमुलेशन किसको बेस करके? प्रोडक्शन, वो चाहे लेबर आवर हो, प्रोडक्शन आवर हो। तो यहां पर मशीन कॉस्ट सेंटर में हम लोग क्या करेंगे? वेयर मतलब मशीन, वेयर वी कैन एक्यूमुलेट द कॉस्ट रिलेटिंग टू दैट मशीन, दैट इज मशीन कॉस्ट सेंटर। तो मशीन कॉस्ट सेंटर में हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब उस मशीन को माना जाएगा, उसके रिलेटेड जो जो खर्चा हो रहा है उसको एक जगह एक्यूमुलेट करेंगे, वही हो जाएगा मशीन कॉस्ट सेंटर। वहां का ही खर्चा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट यूनिट हम लोग उसको रिकवर करेंगे। ये था कॉस्ट सेंटर। ये क्या था आप लोगों का? कॉस्ट सेंटर। और यहां पर कॉस्ट यूनिट क्या था?
सर व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? दैट इज द यूनिट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। मतलब ये तो टोटल कॉस्ट है, उसको तो पर यूनिट कॉस्ट में लाना पड़ेगा। नाउ सवाल है ये पर यूनिट क्या है? पर आवर, पर रुपी, पर यूनिट जो है उसको ही कॉस्ट सेंटर माना जाएगा। दैट इज हो सकता है लेबर आवर, हो सकता है प्रोडक्शन आवर, हो सकता है लेबर आवर, प्रोडक्शन आवर, हो सकता है डायरेक्ट वेजेस। स्टेट लेटर ने एक क्वेश्चन कराया था ना, जहां पर टोटल ओवरहेड को हम लोगों ने रिकवर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था परसेंटेज। हो सकता है प्राइम कॉस्ट। मतलब ये टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो टोटल कॉस्ट एक्यूमुलेट हुआ है कॉस्ट सेंटर में। मतलब स्टेप 1 क्या है? टोटल कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं कॉस्ट सेंटर में, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोसेस हम लोगों ने क्या लिखा था? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। नाउ कॉस्ट यूनिट में क्या करेंगे? कॉस्ट यूनिट में ये सब मेरा बेसिस है, यहां से मेरा आ जाएगा रिकवरी रेट, रिकवरी रेट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट इज कॉस्ट सेंटर था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट यूनिट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। तो ये डिवाइड करने से ही मेरा रिकवरी रेट आ जाता है, दैट इज इक्वल टू, वो हम लोगों ने किया है। वहां पर कॉस्ट सेंटर में एक्यूमुलेटेड कॉस्ट कौन सा था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। देखिए P1, P2, P3 सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट। तो मशीन कॉस्ट सेंटर में कॉमन सेंस अप्रोच से क्या लग रहा है? सर हम लोग यहां पर जितना कॉस्ट हम एक्यूमुलेटेड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर आइडेंटिफाई किए थे कॉस्ट, वो चाहे अपोर्शन हो चाहे एलोकेशन हो, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ P1, P2, P3 बिकॉज P1, P2, P3 आवर कॉस्ट सेंटर्स। यहां पर हम लोगों का फिलोसॉफी थोड़ा चेंज है। हम लोग प्रोडक्शन को कॉस्ट सेंटर नहीं मानते हैं, मशीन को हम लोग कॉस्ट सेंटर मानते हैं। तो हम लोगों का दिमाग में क्या रहेगा? जितना खर्चा है वो चाहे अपोर्शन हो और एलोकेट हो, वो किसको दिमाग में रखते हुए करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए नहीं, उसको हम दिमाग में रखेंगे, मशीन के बेसिस में हम लोग उसको एक्यूमुलेट करेंगे। तो पहले तो फिलोसॉफी क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत स्टूडेंट को जानता हूं, ये लोग आराम से करता है, क्या टोटल ऐड कर देता है, डिवाइड कर देता है, सर मशीन आवर रेट तो निकल गया। ये तो एकदम मैंने कोई मतलब ही नहीं हुआ ऐसा सिस्टम का। हर सिस्टम का तो बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्शन समझना होगा, क्यों ये सिस्टम डेवलप हुआ है, किसको सपोर्ट देने के लिए। आपका काम 10 रुपया डिवाइडेड बाई 5 रुपया डिवाइडेड बाई 5 यूनिट करके 2 रुपया निकालना नहीं हो सकता। एक अपर ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट को कभी भी 20 डिवाइडेड बाई 10 करने के लिए नहीं मार्क्स मिलता है। उसका कुछ कॉन्सेप्शन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्शन? यहां पर आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं कॉस्ट सेंटर है, तो कॉस्ट सेंटर में क्या होगा? मतलब क्या होता है कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर ऐसा एक जगह जहां के लिए हम लोग कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। मतलब आप लोग बोलते हैं ना, फैमिली में मम्मी से पूछो खर्चा कौन कौन एरिया में खर्चा होता है, मम्मी बोलेगा खाने पीने में खर्चा, आपका पढ़ाई लिखाई में खर्चा, फिर हो सकता है बुजुर्गों का मेडिसिन का खर्चा। मतलब ये सब पॉकेट जो हो रहा है, दे आर कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स। आपका पढ़ाई का खर्चा कॉस्ट सेंटर्स, खाने पीने का खर्चा कॉस्ट सेंटर्स, दवाई का खर्चा कॉस्ट सेंटर्स, सेविंग्स के लिए जो रखते हो कॉस्ट सेंटर्स। सो ये सब आपका कॉस्ट सेंटर्स है। तो यहाँ पर भी कॉस्टिंग में तो हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट सेंटर करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर में जहां पर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, मतलब मेरा P1, P2, P3
मतलब मेरा कटिंग डिपार्टमेंट, मेरा असेंबलिंग डिपार्टमेंट, मेरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तीन मेरा अलग अलग कॉस्ट सेंटर है। तो मैं जब खर्चे एलोकेट करूंगा और अपोर्शन करूंगा, तीनों डिपार्टमेंट को दिमाग में रखते हुए तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग खर्चा याद करिए। आप P1 का कलम बनाते थे, P2 का बनाते थे, P3 का बनाते थे। व्हाई? बिकॉज P1, P2, P3 ऑल आर द कॉस्ट सेंटर्स। S1 कॉस्ट सेंटर्स, S2 कॉस्ट सेंटर्स। तो ये सब का खर्चा आप एक्यूमुलेट करते हैं। तो सिमिलरली मशीन कॉस्ट सेंटर में प्रोबेबली मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 हो सकता है, और सिंगल मशीन हो सकता है जहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। अगर सिंगल मशीन है तो सिंगल मशीन का कॉस्ट एक्यूमुलेट करेंगे, अगर मल्टीपल मशीन है तो मल्टीपल मशीन का कॉस्ट एक्यूमुलेट करेंगे। मतलब आप तीन मशीन फॉलो करते हैं, एक कटिंग का काम करता है, एक असेंबलिंग का काम करता है, एक पेंटिंग का काम करता है। तो कटिंग के लिए मशीन 1, असेंबली के लिए मशीन 2, पेंटिंग के लिए मशीन 3। तो मशीन 1 का कॉस्ट सेंटर होगा, मशीन 2 का कॉस्ट सेंटर होगा, मशीन 3, मतलब 3 मशीन कॉस्ट सेंटर्स हो गया। तो कॉस्ट सेंटर में तो कॉस्ट जमा हुआ, अब उसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? पर स्टूडेंट के लिए कितना आपका, तो पर स्टूडेंट हम पर मशीन आवर के लिए कितना। तो मशीन कॉस्ट सेंटर के लिए कॉस्ट यूनिट हो जाता है मशीन आवर। तो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट यूनिट था लेबर आवर और प्रोडक्शन आवर और डायरेक्ट वेजेस और भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है। यस, व्हाई नॉट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो मशीन ओवरहेड सर कोई अलग तरीका का नहीं है, हम लोग ओवरहेड रेट ही निकालेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग मशीन को, पर्टिकुलर मशीन को कॉस्ट सेंटर मानते हुए हर खर्चा जो आपने सिखाया है एलोकेट एंड अपोर्शन बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम लोग करेंगे किसका बेसिस में, हम लोग करेंगे मशीन कॉस्ट सेंटर के, मशीन को बेस करके। तो इसलिए मशीन मेरा क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर। पहले किसके बेसिस में किए थे, प्रोडक्शन के बेसिस में, दैट्स व्हाई पहले वो क्या हो गया था, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो देखिए P1, P2 हर खर्चा P1, P2, P3 के बेसिस में हुआ था, तो दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अब हर खर्चा मशीन के बेसिस में एक्यूमुलेटेड होगा, दैट इज मशीन कॉस्ट सेंटर। डिवाइड करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मशीन आवर्स। तो आ गया मेरा मशीन आवर रेट। तो आप लोग बोलिए मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, मशीन आवर्स रेट। Sir, total cost of machine shop, that is total overhead, of machine whole divided by machine hour, divided by effective machine hour. That is a fundamental formula. लेकिन मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था, मशीन आवर रेट मतलब टोटल ओवरहेड ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर, उससे मशीन आवर रेट निकलेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर उनके सवाल करता है, सर मेरे पास तो प्रोडक्शन के बेसिस में था, वाई मशीन के लिए क्यों कर रहे हैं, तो आपका आंसर एक ही होगा, सर लेबर आवर रेट और प्रोडक्शन रेट हम लोग निकालते हैं ऑन द असम्पशन, सोच के हमारा कॉस्ट सेंटर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और मशीन आवर के हम लोग मानते हैं मेरा कॉस्ट सेंटर है क्या, मेरा कॉस्ट सेंटर है मशीन। तो मशीन मेरा कॉस्ट सेंटर है, तो नेचुरली उसी का ही रेट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उसके लिए ही मशीन आवर रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या लगेगा, दो चीज लगेगा, एक टोटल ओवरहेड ऑफ द मशीन और 2 इफेक्टिव मशीन आवर्स। Done? Now, टोटल ओवरहेड के बारे में तो नहीं बोलना है, आप लोग तो ओवरहेड के बारे में जानते ही हैं, तो मैं सिर्फ यहां पर दिखा देता हूं। तो
पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए टोटल ओवरहेड करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ता था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे। क्या, एक तरीका है एक्यूमुलेट करने का फिक्स्ड चार्जेस प्लस दूसरा है रनिंग चार्जेस, खर्चा। मतलब हम लोगों ने पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अब हम लोग दिमाग में रख के करेंगे फिक्स चार्जेस, रनिंग चार्जेस। मतलब मशीन कॉस्ट सेंटर में मैं दो सबहेड करके टोटल कॉस्ट को निकालूंगा। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी होता है, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा, यहाँ पर फिक्स चार्जेस होगा, रनिंग चार्जेस होगा। फिक्स चार्जेस मतलब आपका मशीन चले ना चले वो खर्चा होगा, जैसे इंश्योरेंस, जैसे रेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रनिंग चार्जेस जो डिपेंड होता है एक्टिविटी लेवल के ऊपर। एक्टिविटी ज्यादा होगा तो रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा होगा, एक्टिविटी ज्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, एक्टिविटी ज्यादा होगा तो कंज्यूमेबल स्टोर ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो हम लोग अब देखेंगे सर टोटल ओवरहेड और इफेक्टिव मशीन आवर में क्या है। टोटल ओवरहेड मतलब फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस करके हम लोगों के पास हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। टोटल ओवरहेड फिक्स चार्जेस इंश्योरेंस डिप्रिसिएशन, इसको मैं एस्ट्रिक मान के रखता हूं, याद रखिएगा, ये बाद में इसका चर्चा होगा। रेंट, दैट इज ए बी स्टैंडिंग चार्जेस। सॉरी, रनिंग वेरिएबल चार्जेस, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, ऑपरेटर सैलरी, whereas supervisor salary स्टैंडिंग है। डिप्रिसिएशन, सर ये क्या डिप्रिसिएशन, एक बार यहां पर भी लिखिए, एक बार यहां पर भी लिखिए। सुनिए बेटा, अगर आप डिप्रिसिएशन को फिक्स मानते हैं तो वहां पर लिखेंगे, अगर आप डिप्रिसिएशन मानते हैं इज डिपेंड्स ऑन द रनिंग ऑफ द मशीन तो यहां पर लिखिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है डिप्रिसिएशन को फिक्स मानना। लेकिन आप मेजर बुक में देखेंगे डिप्रिसिएशन को रनिंग मानते हैं। मतलब मेजर ऑथर इसको रनिंग एक्सपेंसेस बोल के ही कंसीडर करता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वहां पर भी दिखा सकते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर दिखा सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब कुछ जगह के लिए वो रनिंग माना जाता है, कुछ जगह उसको फिक्स्ड और स्टैंडिंग माना जाता है। तो ऐसा कोई रिजिड कुछ नहीं है जो सर उसको वहां पर ही देना होगा। तब भी हम लोग मोर और लेस ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैं डिप्रिसिएशन कभी भी फिक्स में भी दिखा सकता हूं, डिप्रिसिएशन को मैं रनिंग में भी दिखा सकता हूं। हाँ, डिप्रिसिएशन को एक बार फिक्स में दिखा दिया, एक बार रनिंग में दिखा दिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था टोटल ओवरहेड किसका, ऑफ मशीन कॉस्ट सेंटर। मतलब आप जो एक्यूमुलेट करेंगे, एक्यूमुलेट करने का तरीका ये है, प्लस ये है। किसका खर्चा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मशीन कॉस्ट सेंटर। आई रिपीट,
मशीन कॉस्ट सेंटर को आप एक्युमुलेट करके चल रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने जो सीखे थे 4 क्लास में, वो प्रोडक्शन को कॉस्ट सेंटर मानता है, यहां पर किसको मानता है, मशीन को कॉस्ट सेंटर मानता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्शन क्लियर है। इफेक्टिव मशीन आवर्स का मतलब क्या है, यहां पर तो 2 पार्ट लगता है, एक 1 और एक 2। अच्छा, 2 इसके रिलेटेड है। ओके, इफेक्टिव मशीन आवर्स, आप आपका कॉमन सेंस यूज कीजिए। एक मशीन चलाने के लिए कॉस्ट सेंटर में ए बी डिवाइड करके आपके पास टोटल खर्चा हो गया है 1 लाख रुपया। मुझे बोलिए एक मशीन 1000 घंटा काम कर सकता है, तो पर आवर के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000, सर 10 रुपया, 100 रुपया। सर अब मान के चलते हैं 1000 में 800 200 घंटा काम नहीं होता है। क्यों, आइडल बैठा रहता है, मेंटेनेंस का काम चलता है, सेटअप का काम चलता है, तो 200 घंटा के लिए कोई काम नहीं हुआ। मशीन चल सकता है 1000, लेबर रेडी भी है 1000 घंटा काम करने के लिए, लेकिन 200 घंटा रिपेयर, रूटीन मेंटेनेंस होता है ना, सफाई टफाई, वो करने के लिए जाता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कितना प्रोडक्टिव काम हुआ है, इज इट 1000 आवर्स ना 800 आवर्स? लॉजिकली सोच के बताइए। आपका आंसर रहेगा सर 1000 घंटा का तो काम हुआ ही नहीं, काम तो 800 घंटा का हुआ है, तो टोटल खर्चा क्या डिवाइडेड बाई 800 होगा ना, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई 1000 होगा। राइट, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई 1000 हो ही नहीं सकता, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई 800 घंटा होगा, बिकॉज मेरा इफेक्टिव काम तो 800 ही हुआ है। ओके, तो इफेक्टिव मशीन आवर का मतलब है नॉर्मल रनिंग टाइम लेस अनप्रोडक्टिव टाइम। क्या है अनप्रोडक्टिव टाइम? नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल नहीं। बी, एबनॉर्मल होगा तो सेपरेट का वैल्यूएशन होता है, लेकिन नॉर्मल आइडल टाइम होगा तभी आप माइनस करेंगे, एबनॉर्मल का माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट अलग से होता है, उसका सेपरेट वैल्यूएशन होता है। तो ओनली नॉर्मल, नॉर्मल सेटअप टाइम, सेटअप टाइम, एब्सेंट, नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस। That is effective machine hour। बस, तो मेरा काम यही है, टोटल ओवरहेड निकालो, इफेक्टिव मशीन आवर निकालो। ये दो प्रोसेस करने के लिए आपका तरीका तो सेम ही रहेगा। क्या सर? ये दो प्रोसेस करने के लिए एलोकेशन जो आप लोगों को मैंने सिखाया है प्लस एपोर्शन। सर यहाँ पर रीअपोर्शन होगा? नो, बिकॉज यहाँ पर कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एलोकेशन एंड एपोर्शन ही करेंगे। क्लियर? तो ये था फंडामेंटल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्शन आवर के बारे में सीखे थे। प्रोडक्शन P1, P2, P3 का मशीन आवर हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट कर चुके थे। उस टाइम हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर मानते हैं। अब हम मशीन को मान के चलते हैं हमारा कॉस्ट सेंटर। तो अगर मशीन को कॉस्ट सेंटर मानते हैं तो उसका ओवरहेड निकालने का तरीका क्या है, अगर प्रोडक्शन को कॉस्ट सेंटर मानते हैं तो उसका तरीका क्या है, जिसका आलोचना डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रॉब्लम कर चुके हैं, नो इशू। तो दैट इज अ मशीन आवर।
ओके। और याद रखना एक चीज सबके लिए, ये सब ऑल आर एस्टिमेटेड फिगर्स। मतलब सर ये टाइम एस्टिमेटेड है, ये ओवरहेड एस्टिमेटेड है, मतलब आप लास्ट डेटा के बेसिस में ही करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हो सकता है करंट ईयर में आपका टोटल कॉस्ट चेंज होगा, रिकवरी बेस कॉस्ट यूनिट का टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट चेंज हो जाए, तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन आपको जो सीखना है, पहले आप लोग सीखेंगे एस्टिमेट करना, उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखना। तो पहले एस्टिमेशन का काम हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहां तक हो गया है आप लोगों का। आप लोग जानते हैं हम लोग हर टिपिकल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम करते हैं इफेक्टिव मशीन आवर निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। Illustration 1. Illustration 1 क्या है? It is estimated that machine will work 2700 hours in a year. अच्छा, पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन ईयरली है ना मंथली है, तो अकॉर्डिंगली हिसाब करना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन मंथली दे दिया, दूसरा इंफॉर्मेशन ईयरली दे दिया। मतलब अगर मंथली करना है तो ईयर को कन्वर्ट करके मंथ में लाओ, अगर ईयरली करना है तो मंथ को कन्वर्ट करके ईयर में लेके जाओ। सर ये समझेंगे कैसे? पहला इंडिकेशन है, आप देखिए तो मशीन आवर क्या बोल दिया है, ईयरली बोला है ना मंथली बोला है। अगर मशीन आवर मंथली के हिसाब से पूरा इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके मंथली में लाओ, अगर मशीन आवर ईयरली का हिसाब से बोला है तो सबको कन्वर्ट करके ईयरली में लेके जाओ। लेकिन आप देख रहे हैं दूसरा तरीका, मेजर इंफॉर्मेशन ईयरली दिया है लेकिन मशीन आवर मंथली दिया है, तो क्या करना बेटर रहेगा, सबको ईयरली में कन्वर्ट करो। अल्टीमेट तो इंपैक्ट सेम ही आएगा, लेकिन एक मंथली और ईयरली नहीं होगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 में बोल रहा है मशीन नॉर्मल वर्किंग आवर कितना 2700 लेस रूटीन मेंटेनेंस के लिए, रूटीन मेंटेनेंस मशीन चलेगा तो मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो आवर भी जाएगा, तो उस टाइम तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इफेक्टिवली प्रोडक्शन कितना आवर पॉसिबल है, इफेक्टिव machine hours $2,500। मतलब रिकवरी रेट करने के लिए मुझे जो टोटल ओवर है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर लगेगा, तो मैंने निकाल लिया मेरा मशीन आवर कितना है 2500 आवर्स। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है, सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा और नहीं। मतलब मैंने यहाँ पर रिकवरी रेट अभी नहीं, इस क्लास में तो रिकवरी रेट हम लोग करेंगे ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगा। मतलब तब टोटल मिला के हम लोग सीखेंगे। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है, अ फैक्ट्री ऑपरेट्स 42 आवर्स पर वीक 52 वीक्स इन अ ईयर। इलस्ट्रेशन 2 मशीन नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना 52 वीक्स इंटू 48 आवर्स पर वीक, 52 इंटू 48 2496।
लेस 15% टुवर्ड्स मशीन मेंटेनेंस डाउन टाइम मतलब बंद रहता है, 5% सेटिंग टाइम। तो लेस अनप्रोडक्टिव मतलब आवर्स, काम नहीं होता है। सेटअप 15% ऑफ 2496 374.4 मेंटेनेंस। ये कौन रे मैं कर रहा है, गधा, सॉरी उल्टा लिख दिया। पहले वाला मेंटेनेंस, दूसरे वाला सेटअप। सारा खन कान में मैं करेगा तो मैं क्या करूँ, कुछ कर सकता हूँ? ये देखो फिर से मैं तो that is effective machine hour। सो देखिए मैंने जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने रखा था, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्शन जो रखा था, उसी से हिसाब से ये दो आराम से हो रहा है। मतलब नॉर्मल जो वर्किंग से अनप्रोडक्टिव माइनस कर दीजिए, अनप्रोडक्टिव नॉर्मल, ओके। अब नॉर्मल होता तो माइनस नहीं करते, उसको कंसीडर करते। अनप्रोडक्टिव नॉर्मल आइटम को माइनस कर दिए, मेंटेनेंस सेटअप 3, ठीक है। मोरलेस 3 4 सेम ही है। अच्छा 3 क्या है, मशीन विल वर्क 2000 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम 8% एंड रूटीन मेंटेनेंस 40 आवर्स। बोल दिया है, इफेक्टिव मशीन आवर निकालो। तो मशीन आवर्स, नॉर्मल आवर्स कितना बोलो, नॉर्मल आवर्स 2000 लेस अनप्रोडक्टिव आवर्स, आइडल टाइम 8% ऑन 116 routine maintenance 40 1800 effective machine hours EMH effective machine hours EMH चलिए इलस्ट्रेशन 4 आते हैं। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है, नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ, नॉर्मल वर्किंग आवर पर मंथ। अच्छा कितना बोल दिया है, 220 लेस अनप्रोडक्टिव टाइम, मतलब ऑन एन एवरेज जिसमें काम नहीं होता है, एब्सेंट विदाउट पे
देखिए बेटा, कुछ कुछ पे एब्सेंट होता है जिसके लिए तनख्वाह काटा जाता है, कुछ कुछ एब्सेंट होता है जिसके लिए तनख्वाह नहीं काटा जाता है। वो कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। तो पेमेंट है और नहीं है वो तो जब वेजेस कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे। लेकिन ये सिचुएशन में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में क्या काम हुआ था और नहीं हुआ था, एब्सेंट था। उसके लिए पेमेंट मिले ना मिले तो दूसरा टेक्निकल इशू है, लेकिन मशीन चला और नहीं चला, सर नहीं चला। 20 लीव विथ पे, विथ पे, लीव मतलब छुट्टी, विथ पे मतलब छुट्टी भी लिया तनख्वाह भी मिलेगा। मुझे तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, मेरा इंटरेस्ट एरिया है क्या उसको मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन हुआ है, नो सर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो क्या होगा 20 नॉर्मल आइडल टाइम, तो मैं बोल सकता हूं 60 आवर्स काम नहीं हुआ। कितना आवर्स पेमेंट होगा मैं नहीं पूछता हूं कि कितना आवर का काम नहीं हुआ 60 आवर्स का, तो 160 आवर्स आपका क्या हुआ है इफेक्टिव मशीन आवर। छोटा छोटा प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 हो गया, देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 5 करने से पहले एक कॉन्सेप्शन में आपको देता हूं। मशीन कॉस्ट सेंटर में नेसेसरी नहीं है क्या एक ही मशीन काम करता है उस मशीन सेंटर में, नो हो सकता है सेम नेचर का मल्टीपल मशीन काम करता है तो सबको एक साथ लेंगे। हो सकता है डिफरेंट नेचर का मशीन काम करता है तो डिफरेंट का अलग अलग रेट निकालेंगे। तो इलस्ट्रेशन 5 आप देखिए, वो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्शन आपके सामने रखता है। बोल रहा है दिया एक नॉर्मल वर्किंग आवर पर ऑपरेटर बोल दिया है, मशीन नहीं बोला है, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर पर ऑपरेटर बोल दिया, पहले भी पर ऑपरेटर बोला है मैंने नहीं देखा। पर ऑपरेटर मतलब मशीन कौन चलाता है, ऑपरेटर्स। तो अगर ऑपरेटर्स फुल्ली एंगेज नहीं रहता है तो मशीन चल नहीं सकेगा। तो इलस्ट्रेशन 5 बोल रहा है नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर इज 240 आवर्स, एब्सेंट पर मंथ है 15 आवर्स, लीव बोल दिया है, नॉर्मल आइडल टाइम भी बोल दिया है। देयर आर 5 ऑपरेटर्स इन अ मशीन शॉप एंड देयर आर 6 मशीन्स। मुझे ये बताइए तो, और ये भी बोल दिया है मशीन कैन नॉट रन विदाउट ऑपरेटर फुल्ली एंगेज। आप मुझे ये बताइए कितना मशीन एक साथ काम कर सकता है, दिमाग से लगा के बोलिए। बोल रहा है मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटर्स फुल्ली एंगेज, मतलब है तो 6 मशीन और ऑपरेटर है 5। तो अगर एक ऑपरेटर पूरा इन्वॉल्व नहीं रहता तो मशीन नहीं चलेगा। मुझे बोलिए आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, इज इट ऑपरेटर और इज इट मशीन। तो मशीन क्या चल सकता है विदाउट ऑपरेटर, नो सर। अगर मशीन कैन नॉट रन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटर तो कैसे होगा 6 मशीन एक साथ चले, मर भी जाएगा तो सर मशीन 6 एक साथ चल ही नहीं सकता है बिकॉज ऑपरेटर है 5। तो मैं जो मशीन आवर निकालूंगा टोटल, क्या मशीन के हिसाब से निकालूंगा ना ऑपरेटर का हिसाब से निकालूंगा। सोचिए सर, मशीन का हिसाब से निकालते अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कंडीशन होना चाहिए जो हर मशीन रन कर रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन है बोल दिया है
हर मशीन चलाने के लिए एक ऑपरेटर लगेगा और यहां पर 5 ऑपरेटर्स है, तो किसी भी हाल में 6 मशीन एक साथ नहीं चल सकता, 5 मशीन ही चलेगा। तो है 6 मशीन, लेकिन आपका मशीन आवर हम जो कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड विद 6 नहीं कर सकेंगे, मल्टीप्लाइड विद 5 करेंगे, बिकॉज एक साथ 5 मशीन ही चल सकता है, 6 मशीन नहीं चल सकता। तो चलिए आराम से करते हैं इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 4 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इलस्ट्रेशन 5 क्या? इलस्ट्रेशन 5 a machine cannot work without operators. Fully engaged without full engagement. On it. Here 6 machines and 5 operators. Therefore, maximum machine can run in that machine cost center is 5 machine at a time. फाइव मशीन्स एट ए टाइम, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज 5 ऑपरेटर्स है, दैट इज मशीन ऑपरेशन डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटर्स अवेलेबिलिटी, machine working depends on worker operators availability. अगर ऑपरेटर्स रहेगा तो मशीन कैन, ऑपरेटर नहीं रहेगा तो मशीन कैन नॉट। देयरफॉर नॉर्मल वर्किंग टाइम ऑफ ऑपरेटर, टाइम ऑफ ऑपरेटर्स per month 220, less unproductive time क्या क्या है? absent with pay, मैं फिर से बोल रहा हूं पे और नॉट पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 240 गलती से 220 लिख दिया था। 15 आवर्स लीव बाय एब्सेंट विथ पे, लीव मतलब छुट्टी। 15 ना 05 नॉर्मल आइडल टाइम, अनअवॉइडेबल मतलब नॉर्मल होगा ही, यू कैन डिनाई। अगर अवॉइडेबल होता है मतलब एबनॉर्मल। आई रिपीट, एबनॉर्मल होगा तो हम लोग उसका वैल्यूएशन सेपरेट होता है, इसलिए उसको माइनस नहीं करेंगे। 5 10 30
इफेक्टिव मशीन आवर कितना 210। ये 5 इलास्ट्रेशन आपको कवर क्या करता है, इफेक्टिव मशीन आवर के ऊपर आप लोगों का ग्रिप मजबूत करेगा। तो मशीन आवर बनाने के लिए पहला कॉन्सेप्शन हम लोगों को क्लियर हो चुका है, दैट इज मशीन को हम लोग मानते हैं मशीन इज अ कॉस्ट सेंटर। पहले प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हुआ करता था पहला क्लास में, लेकिन ये क्लास में हम लोग मान के चलेंगे मशीन आवर रेट के लिए बेसिक असम्पशन ये है, मशीन को कॉस्ट सेंटर मानते हैं, इसलिए हम लोग उस कॉस्ट सेंटर का रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट यूनिट क्या होगा, इफेक्टिव मशीन आवर। तो इफेक्टिव मशीन आवर करने के लिए हम लोगों ने 5 इलास्ट्रेशन किया है, जिसका क्वेश्चन आप लोगों का नोट्स में है, वहां पर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, तो आप लोग आराम से देख ले सकेंगे, कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ओवरहेड, टोटल ओवरहेड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे डिफरेंट एलिमेंट को टोटल ओवरहेड आता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस क्लास के लिए इतना ही आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते हैं, अच्छी तरह से कॉपी करके समझ लीजिए। ओके, एनी डाउट फोन कीजिए। कैरी ऑन बेटा।